EFM पेपर सेकंड, इंडियन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम, भारतीय बैंकिंग एवं वित्तीय व्यवस्था। इसमें आज हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक या नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसको हम शॉर्ट में नाबार्ड के नाम से ही संबोधित करते हैं। मार्च 1979 में रिजर्व बैंक ने शिव रमन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी, जिसने अपनी रिपोर्ट 26 नवंबर 1979 को दी और समिति ने कृषि पुनर्वित्त एवं विकास निगम को ग्रामीण साख एवं वित्त व्यवस्था के लिए असफल मानते हुए नाबार्ड की स्थापना करने का सुझाव दिया। इसके फलस्वरूप 12 जुलाई 1982 को भारत सरकार ने एक विधेयक पारित करके नाबार्ड की स्थापना कर दी और नाबार्ड के लिए भारत सरकार और रिजर्व बैंक के द्वारा 50-50 करोड़ रुपए के सहयोग से 100 करोड़ रुपए प्रारंभिक पूंजी इसके लिए निर्धारित किए गए। तो इस प्रकार से जो नाबार्ड की स्थापना है वो 12 जुलाई 1982 को की गई। नाबार्ड की स्थापना के बाद यदि हम नाबार्ड के प्रमुख कार्य को देखें तो नाबार्ड के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं। सबसे पहला है कि कृषि एवं ग्रामीण विकास को गति देना। नाबार्ड कृषि, लघु उद्योगों, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योगों, ग्रामीण दस्तकारों और अन्य सहायक आर्थिक क्रियाओं के लिए सभी प्रकार की साख के लिए पुनर्वित्त उपलब्ध करवाकर ये कृषि एवं ग्रामीण विकास की को गति देते हैं। दूसरा नाबार्ड का कार्य समन्वय। यह बैंक कुटीर, लघु एवं ग्रामीण उद्योगों के विकास के लिए केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार और योजना आयोग के कार्यों में समन्वय स्थापित करता है। तीसरा जो बैंक का कार्य है वो है ऋण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यह बैंक रिजर्व बैंक से भी ऋण प्राप्त करता है। नेक्स्ट है अनुसंधान कार्यों को बढ़ावा देना। यह बैंक केंद्र सरकार द्वारा जितनी भी संस्थाएं हैं उनमें नाबार्ड से संबंधित कार्य अच्छी गति से हो सके, कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए नई नई चीजें सामने आए, इसके लिए वो अनुसंधान कार्यों को बढ़ावा देता है। और लास्ट इसका कार्य है वो है निरीक्षण। सहकारी एवं ग्रामीण बैंकों को अपनी शाखाएं स्थापित करने या स्थान बदलने के लिए भी नाबार्ड के माध्यम से रिजर्व बैंक को आवेदन करना होता है और इसी के साथ ये बैंक जितने भी ग्रामीण बैंक हैं या सहकारी बैंक हैं उनके निरीक्षण या इंस्पेक्शन का कार्य भी करता है। तो इस प्रकार से नाबार्ड के द्वारा ये सभी कार्य किए जाते हैं। अब बात करते हैं हम नाबार्ड की प्रबंध व्यवस्था की। तो नाबार्ड की प्रबंध व्यवस्था के अंतर्गत 13 संचालक सदस्य होते हैं, जिसमें एक प्रबंध निदेशक, एक अध्यक्ष होता है और बाकी की सारे उसके मेंबर्स होते हैं। नाबार्ड को वर्तमान समय में विकास बैंक का भी दर्जा दिया गया है तथा ये विदेशी मुद्रा में भी उधार दे सकते हैं। ये बैंक आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए राज्य सरकारों के अलावा व्यक्तियों एवं संस्थाओं को भी ऋण दे सकते हैं। बैंक को अपनी सहायक संस्थाएं स्थापित करने की भी छूट दी गई है। संचालक मंडल के जो अध्यक्ष और प्रबंध संचालक हैं उनका जो कार्यकाल है वो मैक्सिमम 5 इयर्स का होता है और संचालक मंडल के अन्य सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 3 साल का होता है। दैनिक कार्यों का संचालन करने के लिए एक कार्यकारी समिति भी गठित की जाती है और इस समिति का जो गठन है वो राष्ट्रीय बैंक अधिनियम 1961 की धारा 13 के अनुसार किया गया है। नेक्स्ट बात आती है नाबार्ड के वित्तीय स्रोत की। तो नाबार्ड के विस्तृत स्रोत का जो अध्ययन है, इसके जो जितने भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उनका अध्ययन हम निम्न पॉइंट्स के अंतर्गत कर सकते हैं। जैसा कि पहला है इसमें ऋण पूंजी, अंश पूंजी। नाबार्ड की स्थापना के समय इसकी प्रदत्त पूंजी 100 करोड़ रुपए निश्चित की गई थी। इसके पश्चात 50% अंश केंद्रीय सरकार द्वारा तथा 50% अंश रिजर्व बैंक के द्वारा क्रय किए गए थे। 31 मार्च 2019 को नाबार्ड की जो चुकता अंश पूंजी थी वो 12,580 करोड़ रुपए थी।
सेकेंड है इसमें प्रारंभिक निधियां एवं अधिशेष, रिजर्व्स एंड सरप्लस। नाबार्ड को अपने साधनों का 3% जो भाग है वो रिजर्व एंड सरप्लस से मिलता है। 31 मार्च 2019 को बैंक के रिजर्व एंड सरप्लस की जो राशि है वो बढ़कर 31,094 करोड़ रुपए हो गई है। विशेष ऋण कोष, यदि हम विशेष ऋण कोष की बात करें तो नाबार्ड ने रिजर्व बैंक की तरह 2 विशेष ऋण कोष स्थापित किए हैं। पहला इसमें राष्ट्रीय ग्रामीण एवं ऋण दीर्घ अवधि परिचालन कोष है और दूसरा राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण स्थिरीकरण कोष है। इन कोषों में रिजर्व बैंक के द्वारा अंशदान दिया गया है। जमाएं या डिपॉजिट्स, जहां 1982-83 में बैंक की जमाएं केवल 11 करोड़ रुपए थी, जो बढ़कर 31 मार्च 2019 को 2,24,147 करोड़ रुपए हो गई हैं। बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स, यह बैंक बॉन्ड्स और डिवेंचर्स भी जारी करता है। बैंक ने 12 वर्ष की अवधि के सम मूल्य वाले बॉन्ड भी जारी किए हैं और बैंक ने 2018-19 में बॉन्ड से 1,05,803 करोड़ रुपए जुटाए हैं। उधार या बोरोइंग्स की हम बात करें तो यह बैंक भारत सरकार और रिजर्व बैंक से उधार राशि प्राप्त करता है। जून 1984 को बैंक के द्वारा उधार प्राप्त राशि जो 2,422 करोड़ रुपए थी, वो वर्तमान में बढ़कर 77,971 करोड़ रुपए हो गई है। बैंक भारत सरकार से विभिन्न विदेशी परियोजनाओं के अंतर्गत भी उधार प्राप्त करता है और यह राशि विदेशी ऋण एजेंसियों द्वारा सरकार के माध्यम से ही बैंक को दी जाती है। अब आता है इसमें नाबार्ड के ऋण कार्यक्रम। जो नाबार्ड की स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य वो ग्रामीण एवं कृषि विकास के लिए एक शीर्ष संस्था की स्थापना करना था, ताकि कृषि एवं ग्रामीण विकास के समस्त कार्यक्रमों को समन्वित ढंग से संचालित किया जा सके। यह बैंक फसलों का विपणन करने, उर्वरकों का वितरण करने, मौसमी कृषि कार्यों के लिए ऋण देने, सहकारी चीनी मिलों के लिए कार्यशील पूंजी की व्यवस्था करने आदि कार्यों के लिए यह ऋण प्रदान करता है। बैंक के जो ऋण संबंधी कार्यक्रम है वो इस प्रकार हैं। सबसे पहला इसमें अल्पकालीन ऋण या शॉर्ट टर्म लोन्स। मौसमी कृषि कार्यों के लिए बैंक ने 1992-3 में 3,803 करोड़ रुपए की ऋण सीमाएं मंजूर की थी, जो कि बढ़कर वर्तमान में 16,946 करोड़ रुपए हो गए हैं। लघु और सीमांत कृषकों को ऋण देने के उद्देश्य से यह निश्चित किया गया है कि प्रत्येक सहकारी बैंक अपने कुल देय ऋणों का एक निश्चित प्रतिशत जो भाग है वो लघु और सीमांत कृषकों को देगा। सेकेंड इसमें मध्यकालीन ऋण या मीडियम टर्म लोन। यह बैंक एकीकृत ग्रामीण विकास, पशुपालन, लघु सिंचाई, गोबर गैस आदि के लिए पृथक से पुनर्वित्त सुविधाएं उपलब्ध करवाता है और वर्तमान समय में नाबार्ड के द्वारा 29,680 करोड़ रुपए के मध्यावधि ऋण वितरित किए गए हैं। दीर्घकालीन ऋण लॉन्ग टर्म लोन्स, यह बैंक विभिन्न बैंकों और ग्रामीण शाख एजेंसियों को दीर्घकालीन पुनर्वित्त उपलब्ध करवाता है और ये जो ऋण है वो सामान्यतः लघु सिंचाई के लिए, कृषि यंत्रीकरण के लिए, बागवानी, डेयरी विकास के लिए, भंडार व्यवस्था आदि के लिए दिए जाते हैं। वर्तमान समय में नाबार्ड के द्वारा 90,254 करोड़ रुपए के दीर्घकालीन ऋण दिए गए हैं। अब हम बात करेंगे नाबार्ड की कार्य प्रगति की। नाबार्ड अपनी विभिन्न गतिविधियों द्वारा अपने दायित्वों का निर्वाह कर रहा है बहुत अच्छे से और नए 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत कमजोर वर्गों की ऋण उपलब्धि को सुनिश्चित करने के लिए नाबार्ड ने बैंकों को कहा है कि वे अपने अल्पकालीन ऋणों का एक निश्चित प्रतिशत छोटे व सीमांत किसानों और अन्य आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों को उपलब्ध करवाएंगे। इसी के साथ नाबार्ड ने मध्यकालीन ऋणों के संबंध में रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नीति का पालन किया है। यह बैंक राज्य सरकारों को भी दीर्घकालीन ऋण देता है ताकि वे सहकारी साख समितियों की अंश पूंजी में
भाग ले सकें। 2018-19 में नाबार्ड के द्वारा ने 10,81,204 लाख रुपए के ऋण जो है वितरित किए गए थे और ये सभी ऋण बैंक ने छोटी सिंचाई, भूमि विकास, फार्म यंत्रीकरण, बागवानी, मुर्गी पालन, भेड़ पालन, सुअर पालन, मत्स्य, दुग्धशालाओं का विकास, संग्रहण आदि उद्देश्यों के लिए उन्होंने ये ऋण दिए गए थे। अब अंतिम बात आती है ग्रामीण ढांचा विकास कोष में योगदान, कंट्रीब्यूशन इन रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। ग्रामीण ढांचा विकास कोष में भी नाबार्ड ने बहुत ज़्यादा वित्तीय सहायता प्रदान की है। नाबार्ड ने विभिन्न बैंकों से 12,290 करोड़ रुपए जमा करने में वो सफल रहा है और मार्च 2019 तक मंजूर राशि जो थी वो 3,04,956 करोड़ रुपए थी और जो वितरित राशि थी वो 2,68,220 करोड़ रुपए थी। नाबार्ड इसके साथ जो नाबार्ड है वो बैंकिंग दृष्टि से जो पिछड़े राज्य हैं जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा आदि को भी वो आर्थिक सहायता दे रहा है तथा कृषि क्षेत्र में विनियोग बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। बैंक ने सहकारी समितियों के पुनर्गठन के लिए भी मार्गदर्शी सिद्धांत प्रदान किए हैं। यह सहकारी साख समितियों के समन्वय पर भी बल दे रहा है और रिजर्व बैंक के सुझाव को ध्यान में रखकर यह अल्पकालीन एवं मध्यकालीन साख में भी समन्वय का काम कर रहा है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि नाबार्ड ने कृषि एवं ग्रामीण विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। ये चैप्टर कंप्लीट होता है।